हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना हालात की समीक्षा के लिए पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग। राहुल भी विदेश मंत्री से मिले। बिहार के वैशाली में दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन तार के चपेट में आने से नाबालिग समेत 9 कांवड़ियों की मौत। बिजली विभाग ने नहीं उठाया फोन, लोगों में आक्रोश। सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सीबीआई ने 26 जून को किया था गिरफ्तार। एमसीडी में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं एलजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्षदों को मनोनीत करने के लिए दिल्ली सरकार से सलाह की जरूरत नहीं। डेथ चैम्बर बन गए कोचिंग संस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह स्टूडेंट की जान को खतरे में डाल रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के आज 5 साल पूरे। महबूबा का दावा, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। जम्मू से अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से, जहां बांग्लादेश की हिंसा की आग में सुलग रहा है। हिंसा के बीच हालात जो है वो बेहद खराब हो गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भारत आ गई हैं। नौकरी में आरक्षण खत्म करने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच भड़की हिंसा में 19 पुलिसकर्मियों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों लोग घायल हैं। हालात इतने खराब हैं कि पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट पर भी बैन लगाया गया है। सेना अब पूरे देश में तैनात हो गई है। बांग्लादेश हिंसा के बीच पीएम हाउस में बड़ी बैठक चल रही है। आपको बता दें, सामने आया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल है। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस मीटिंग में किस बारे में बात हो रही है ये अभी सामने नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से बांग्लादेश के हालात पर ये बड़ी जो है ये मीटिंग बुलाई गई है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। 15 अगस्त से पहले रोहिणी के अवंतिका इलाके में एक इमारत के अंदर दीवार पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लिखे होने का मामला सामने आया है। इस इमारत की दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद और लॉन्ग लिव पाकिस्तान सरीखे नारे लिखे थे। जैसे ही इस बारे में आसपास के लोगों को पता चला, उन्होंने स्थानीय लोगों ने इमारत में एक व्यक्ति के घर की दीवारों पर इस तरीके नारे लिखे हुए देखे तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। घर की 4 दीवारी में नारे लिखे जाने की सूचना पुलिस को दी गई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नारे देखकर स्थानीय लोग और पुलिस उस वक्त भिड़ गए, जिसके बाद वह शख्स गुस्सा हो गया और उनसे बहस करने लगा। जब इलाके के लोगों ने उसे पकड़ा तो इसके खतरनाक मंसूबे सामने आए। वीडियो में यह व्यक्ति छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को मारने की बात कह रहा है। जब शख्स से पूछा गया कि उसने अपने घर की दीवार पर पाकिस्तान के समर्थन में क्यों नारे लिखे हैं तो वह बहस करता दिख रहा है। हालांकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबाला में आज अपनी मांगों को लेकर एनएचएम, आपको बता दें, कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कर्मचारियों ने अपने हाथों पर मेहंदी से एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करो लिखवाया और उपवास भी किया। कर्मचारियों की माने तो सिर्फ कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितना काम पक्के कर्मचारी करते हैं उतना ही वो लोग भी करते हैं, लेकिन हम दोनों के वेतन में जमीन आसमान का अंतर है। हरियाली तीज आने वाली है, जिसे देखते हुए सभी महिला कर्मचारियों ने हाथों में एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करो वाली मेहंदी लगाई और कहा कि जब तक उन लोगों को पक्का नहीं किया जाता है तब तक उनकी ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी।
विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों के नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार का इंजन खराब हो चुका है, अब उसको बदलने की जरूरत है। जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो देश का पावर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को पार्टी बीजेपी हरियाणा में पूरी ताकत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जो आप पार्टी दिल्ली में पिट चुकी, पंजाब में पिट चुकी, उनके पास अब कोई काम नहीं है बताने के लिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इनको केवल एक ही फार्मूला आता है कि जेल के अंदर बैठकर कैसे सरकार चलानी है। देखिए, जो देश का पावर हाउस है वो नरेंद्र मोदी के पास है और नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी और पूरी ताकत के साथ बनाएगी, क्योंकि लोग जो आप पार्टी दिल्ली में पिट चुकी, पंजाब में पिट चुकी, दिल्ली की 7 सीटें लोकसभा में हारी, इनके पास कोई काम बताने के लिए नहीं है सिवाय ठगी के। और किस प्रकार से एक ही इनको फार्मूला आता है कि जेल के अंदर बैठ के सरकार कैसे चलानी है, एक ही फार्मूला आता है और इसके सिवाय इनको कुछ नहीं। अब अगली खबर की बात करेंगे फतेहगढ़ से। अगली खबर है जहां संगतपुरा नहर में मिला है लापता युवक का शव। 31 जुलाई से लापता था मृतक प्रभदीप सिंह। गांव जांगला का रहने वाला था मृतक प्रभदीप सिंह। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू की है। तो पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू की है। तो संगतपुरा नहर में मिला अज्ञात, आपको बता दें, युवक का शव 31 जुलाई से लापता था मृतक प्रभदीप सिंह। प्रभदीप सिंह का अब शव मिला है। गांव जांगला का रहने वाला था मृतक प्रभदीप सिंह। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब के मोगा में 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या हुई है। मोगा के गांव खोसा रंधीर में सोमवार की सुबह 11 बजे बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर की घर पर ही तेज धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। गांव के सरपंच जरनैल सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे के करीब मृतक महेंद्र कौर के पति दर्शन सिंह उनके पास किसी काम से आए थे। जब वह दोपहर 12 बजे घर वापस गए तो देखा कि महेंद्र कौर खून से लथपथ पड़ी है। दर्शन सिंह ने सरपंच को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सरपंच सहित गांव के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे। बुजुर्ग पर तेजधार हथियार से हमला किया गया था। ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆ 11 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਦਿਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਘਰੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੱਖ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਲੜਕਾ ਇਹਦਾ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਤਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ? ਮਾਤਾ ਲਗਭਗ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਸੈਲ 'ਚ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਉਹ। ਜੋ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ 10 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ, ਲੱਤਪੱਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ।
ਇਹੋ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने के बाद सोमवार सुबह सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। सेना के जवान रामपुर के समेज गांव पहुंचे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने के बाद सोमवार सुबह सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया। सेना के जवान रामपुर के समेज गांव पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई थी। रविवार को मंडी और शिमला जिलों से 4 शव बरामद होने के बाद मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। 31 जुलाई की रात कुल्लू के निरमंड, सैंज और मलाना, मंडी के पधर और शिमला के रामपुर में बादल फटने के बाद तबाही मच गई। 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। डैमेज में डाला, कहाँ रहने के लायक है ये तो बिल्कुल ही खत्म है। यहाँ कौन रहेगा? रिश्तेदार पल्ली साइड से सारे गए। क्या पता मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या पता। देख तो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्या करना है। राहत काम में तेजी लाने के लिए ज्यादा संख्या में मशीन, स्निफर डॉग स्क्वाड और ड्रोन शामिल किए गए हैं। लोगों का कहना है कि आपदा आने के बाद से शिमला और कुल्लू की सीमा पर 3 गांवों समेज, धारा सारदा और कुशवा में बिजली नहीं आई है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, हिमाचल प्रदेश पुलिस और होमगार्ड की टीमों के 410 जवान रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। पानी का बहाव कम होने से जेसीबी मशीनें उस जगह पर पहुंच गई हैं जहां लापता लोगों के होने के आसार हैं। अकेले समेज गांव में 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। राज्य सरकार ने शुक्रवार को पीड़ितों को राहत के तौर पर तत्काल 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। उन्हें गैस, खाना और दूसरी जरूरी सामानों के साथ अगले 3 महीने तक हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तो देश के बाद में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हाल ही में एक कोचिंग सेंटर में हुई घटना के मद्देनजर जिलाधिकारी ने इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए एक विशेष जांच दल का गठन किया है, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक पलासिया ने सोमवार को। एसडीओ पलासिया ने शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने धनेश्वर घाट, कागजी मोहल्ला, कचहरी रोड समेत कई स्थानों पर संस्थानों के सुरक्षा मानकों, निबंधन प्रक्रिया, अग्नि सुरक्षा उपायों और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की गहनता से जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि अधिकांश कोचिंग संस्थान बंद थे। केवल 1-2 संस्थान खुले थे, जिनमें से एक के पास निबंधन नहीं था, जबकि दूसरा किसी भी मानक को पूरा करने में सक्षम नहीं पाया गया। इन दोनों संस्थानों को नोटिस जारी किया गया। आदेश के अनुसार हम लोग आज कुछ कोचिंगों का जांच किए थे, पर मुख्यतः कोचिंग सभी आज बंद पाया गया। 2 कोचिंग हम लोग को खुला मिला, उसका हम जांच किए तो एक का रजिस्ट्रेशन था, पर उसका कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज था, जिसके लिए उसका नोटिस किया जा रहा है। यदि अनुपालन नहीं किया जाएगा तो उसकी अगले तक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा एक कोचिंग हमको मिला जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो उसको भी हम नोटिस कर रहे हैं और उसमें अगले तक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा हमको मिला कि कुछ सरकारी स्कूल और कुछ लोकल स्कूल के लोग हैं जो स्कूल के टाइम में कोचिंग में पढ़ रहे थे, तो उस स्कूल को भी हम लोग शिक्षा का नोटिस कर रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली से अगली खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पटाखा गोदाम में विस्फोट हुआ है। देसी पटाखा बनाने के गोदाम में भीषण विस्फोट हुआ है। विस्फोट में एक बालक की घटनास्थल पर मौत हुई है। धमाके में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। विस्फोट से आसपास के लोग सहमे हुए हैं। मस्जिद के पास संचालित हो रहा था पटाखा गोदाम। ग्रामीणों को लगा कि इस दौरान ग्रामीणों का मजमा लग गया। पुलिस ने भी दौरा किया। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के पारा खुर्द गांव की यह घटना है।
अब अगली खबर का रुख करते हैं खबर लखनऊ से, जहां राजधानी लखनऊ के सीएमएस स्कूल में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सीएमएस गोमती नगर विस्तार कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएमएस स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं सहित उनके अभिभावकों का भी सम्मान किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले विद्यालय, आपको बता दें, विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहीं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के अलग अलग कैंपस से जुड़े छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में पहुंचे। चौक कैंपस की छात्रा जैना को आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में सर्वाधिक 97.7 अंक के साथ टॉप करने पर कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। वहीं जैना के माता पिता को फलों से तौला गया और इस अवसर पर इंटर कैंपस कोऑपरेटिव परीक्षा के टॉप 10 छात्रों, विभिन्न कैंपस के टॉपर छात्रों एवं शैक्षणिक क्षेत्र में लखनऊ का गौरव बढ़ाने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का सीएमएस छात्रों द्वारा प्रस्तुत स्कूल प्रार्थना, वंदे मातरम, स्वागत गान, सर्वधर्म प्रार्थना, प्रार्थना नृत्य एवं कोरियोग्राफी लक्ष्य को पाना है कि मनभावन प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह के अंत में सीएमएस संस्थापिका निदेशिका डॉक्टर भारती गांधी ने विद्यालय के मेधावी छात्रों एवं शिक्षकों को आशीर्वाद दिया। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हर वर्ष कक्षा 10 के बच्चों के लिए और कक्षा 12 के बच्चों के लिए एक फर्स्ट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन होता है जून के एंड में, अर्ली जुलाई में, और उसमें जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको सम्मानित करने के लिए हम यहाँ पर अपने गोमती नगर एक्सटेंशन ऑडिटोरियम में उनको बुला करके उनको सम्मानित करते हैं। और उनके जो टॉपर्स होते हैं उनके मदर्स को फलों में उनको वज़न किया जाता है उनका, और उनको बस मतलब उद्देश्य ये है कि सभी बच्चों को प्रेरणा मिले। और यही नहीं है कि ये मतलब कुछ ही बच्चों को जो ऑनर किया जाता है, बाकी सबको जो है वो प्रेरणादायी चीज़ें बताई जाती हैं, प्रेरणादायी वीडियोस दिखाए जाते हैं। हम सभी बच्चों को दिखाते हैं। पूरे मार्च सुबह होता है तो 3700 के करीब बच्चे हैं हमारे क्लास 10th में, हर एक शाखा के इकट्ठे मिला करके। तो हम लोग मार्च के समय दोनों तरफ जो है वो बोर्ड्स होते हैं 6x4 फुट के, जिसमें हम दिखाते हैं कि उन्हीं के कैंपसेस में पिछले साल जो है बच्चों ने क्या क्या अच्छा प्रदर्शन किया था। जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम रिजल्ट्स होके गए हैं मई के, मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मई में जो रिज़ल्ट्स आए हैं आईसीएसई एग्जामिनेशंस के, तो उसके हम रिज़ल्ट्स दिखाते हैं कि आप ही के कैंपस के फला बच्चे ने फला उपलब्धि हासिल की। तो उनको ये लगता है कि हाँ, अगर मेरे ही शाखा के और बच्चों ने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं तो मैं भी ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो एक प्रेरणादायी दिन है। हम एक दिन को ऐसे ही मनाते हैं जिससे बच्चों की प्रेरणा के लिए और उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर जोश भरने के लिए, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़े, इसके लिए उनको अच्छा लगे कि हाँ, हम पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं। और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हो, कई बच्चों को लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, लेकिन उनको यहाँ पर आकर के हम विश्वास दिलाते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस स्टेज पर अच्छा नहीं करते, लेकिन जब वो एग्ज़ाम का समय आता है मार्च, क्योंकि वो यहाँ पर आकर के संकल्पित होके जाते हैं, दृढ़ संकल्प जब बना लेता है बच्चा, तो 3-4 महीने में भी उसकी बिल्कुल काया पलट हो सकती है। तो ये हम बच्चों को विश्वास दिलाते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर लखनऊ कमिश्नर पुलिस को त्योहारों, आपको बता दें, कमिश्नरेट पुलिस हत्यारे चुनौती दे रहे हैं। लखनऊ पुलिस को राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर FLDA कॉलोनी में सरला नाम की बुजुर्ग महिला की हत्या कर हत्यारे फरार हो जाते हैं। इस खबर की बात करेंगे, उससे पहले वक्त एक ब्रेक का है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस को हत्यारे चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर FLDA कॉलोनी में सरला नामक बुजुर्ग महिला की हत्या कर हत्यारे फरार हो जाते हैं और हत्या की खबर मिलते ही लखनऊ पुलिस में हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट जाती है। दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला की हत्या से आसपास पड़ोस में दहशत का माहौल बन जाता है। जानकारी मिलते ही रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवार के लोग बुजुर्ग महिला के घर पहुंचना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हत्या से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो जाते हैं।
लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस को एक बार फिर हत्यारों ने चुनौती दी है। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में वृद्ध महिला की हत्या हो जाती है और हत्यारा घटना को अंजाम देकर फरार हो जाता है। सरोजनी नगर के एलडीए क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है इस समय। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर एंगल से जांच पड़ताल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हत्या की खबर सुनकर आस पड़ोस में भी हड़बड़ी मच गई और लोग यहाँ पर पहुँचने लग गए। जिस तरीके से यहाँ पर जो जानकारी हुई कि ये महिला 70 वर्षीय थी जिसका नाम सरला था, यहाँ पर वो अकेले रहती थी घर पे और तमाम जो लोग हैं इनसे मिलने आया करते थे। फिलहाल अभी जो इनपुट मिला है वो ये है कि इनके घर में जो नौकरानी काम करती थी उससे भी पुलिस पूछताछ करेगी और एक इलेक्ट्रीशियन जो है वो आने वाला था। फिलहाल पुलिस तमाम एंगलों से अपने पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लोगों को जैसे जानकारी हुई लोग उनके घर पहुंचने लग गए, उनके रिश्तेदार घर पहुंचने लग गए, उनके जो सहेलियां थी वो फिलहाल पहुंचने लग गई हैं। फिलहाल पुलिस के जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, डीसीपी, वो भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने जांच पड़ताल की है। अब फिलहाल टीम को बना दिया गया है मामले के खुलासे के लिए। अब देखना ये होगा कि हत्यारा कब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहेगा। राजधानी लखनऊ के एलडीए कॉलोनी में 70 वर्षीय सलाह नाम की बुजुर्ग महिला अपने सेक्टर एफ मकान में अकेली रहती थी। बुजुर्ग महिला के पति का पहले ही देहांत हो चुका था और बच्चे प्राइवेट जॉब में लखनऊ से बाहर रहते थे। मृतक के रिश्तेदार ने जब बुजुर्ग महिला को फोन किया तब महिला का फोन नहीं उठा, जिससे रिश्तेदार परेशान हुए और घर के पास में रहने वाले परिवार के ही अन्य सदस्यों को फोन करके बुजुर्ग महिला के बारे में जानना चाहा। जैसे ही पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग महिला के रिश्तेदार घर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग महिला जमीन पर गिरी हुई थी और पैर बंधे हुए थे, गले में भी अंगोछा बंधा हुआ था और बुजुर्ग महिला खून से लथपथ थी। आनन फानन में रिश्तेदार पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट जाती है। हम लोग को अभी इनका फ़ोन नहीं उठ रहा था, बहुत से मेरी सिस्टर काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी और जब मालूम पड़ा कि नहीं उठा रहे हैं तो हम लोग वैसे भी नॉर्मली उनको डायबिटिक भी है, वो पेशेंट भी हैं, तो हम लोग आ जाते थे कि भाई क्यों नहीं उठाया, ये क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस वक्त मेरी वाइफ, मैं ऑफिस में था तो मेरी वाइफ यहाँ पे आई, वो बच्चे को स्कूल से लेके सीधा यहीं आ गई। यहाँ आई तो देखा हम लोगों ने कि तरफ कुंडा बाहर से लगा हुआ है और आंटी नीचे पड़ी हुई हैं जिसमें उनके गले पे बांधा हुआ है, पैर बंधे हुए थे और चोट का निशान सर पे ब्लड पूरा स्टेन था और मुंह से जो नॉर्मली वो लगाते थे दांत का वो सब गिर गया था नीचे। तो उन्होंने चेक किया कि स्मेल है, वो सांस ले रही है, कुछ मेडिकल वो भी हो सकता हो, तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब पुलिस आई है, एसीपी साहब आए हैं, सब कार्रवाई की है। अकेले रहती थी घर पे कि कोई और रहते थे? इनका बेटे या कोई घर वाले में? बेटे जो है वो भी प्राइवेट जॉब में है और वाइफ इनकी बेटी जो है वो अहमदाबाद में। लखनऊ में बेटा है? नहीं, कोई भी नहीं, वो गोरखपुर में। जहाँ अकेले रहती है। क्या किसी के ऊपर शक या लूट की कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा? अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ की डिटेल्स अभी पुलिस को दे दी हैं और मैं अपने भाई का आने का ही वेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह डिटेल दे। प्रॉपर्टी की कुछ थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मेन यही है कि अभी जो भी होगा, क्योंकि जो भी सर्कमस्टेंसेस जोड़ रहे हैं, जो चीज़ें मालूम पड़ी हैं फ़ोन पे बात करने पे या पिछले 2-3 हफ्ते में, उसी के बेसिस पे अभी आएंगे ब्रदर सिस्टर आएंगे तो उससे कुछ। बुजुर्ग महिला की हत्या से कमिश्नरेट की कार्यशैली पर सवाल। किसके भरोसे लखनऊ में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा? लखनऊ में पूर्व में भी वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो चुकी हैं घटनाएं। वरिष्ठ नागरिकों को उच्च दर्जे की सुरक्षा देने के वादों का क्या हुआ? राजधानी में बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। आनन फानन में पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंची। वहीं डीसीपी दक्षिण तेज स्वरूप सिंह ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डीसीपी ने बताया कि आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही हत्या का खुलासा किया जाएगा। आज लगभग 2 बजे थाना सरोजनी नगर को सूचना मिली कि एलडीए कॉलोनी में एमडी 77 सेक्टर एफ में एक महिला जो 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला थी, जो अकेले रहा करती थी, सरला वाइफ ऑफ स्वर्गीय अशोक कुमार काका, इनकी हत्या कर दी गई है।
इस घटना के संदर्भ में सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर आई। यहाँ पर फोरेंसिक टीम मौजूद है, डॉग स्क्वाड ने भी किया है और क्राइम ब्रांच की टीम है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र केस का अनावरण किया जाएगा। के न्यूज संवाददाता भरत सेठी ने आस पड़ोस के लोगों से जब बात की तो पता चला कि मृत महिला का घर का एसी खराब था और एसी को ठीक करने के लिए टेक्नीशियन आने वाला था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के दावे करने वाली लखनऊ पुलिस आखिरकार कब वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा करने में सफल होगी। राजधानी लखनऊ के एलडीए कॉलोनी में वृद्ध महिला की हत्या हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है। फिलहाल जिस महिला की हत्या होती है उसका नाम सरला बताया जा रहा है, जिनकी उम्र है लगभग 70 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल तमाम जो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन हत्या की खबर सुनकर अगल बगल भी हड़कंप मच चुका है और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अब जांच पड़ताल में जुट गए हैं। तो जानकारी जो मिल रही है वो ये मिल रही है, जो महिला की हत्या गले में अंगोछा बांध कर की गई है। जब पुलिस यहाँ पे पहुंची तो पैर में भी दुपट्टा बंधा हुआ था और कितना संघर्ष किया होगा उस महिला ने, वृद्ध महिला ने, जब उसकी हत्या हो रही थी। फिलहाल हमारे उनके परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं। कैसे हत्या हुई और ये कौन थी और क्या अकेले रहती थी यहाँ पे? हाँ जी, वो अकेले रहती थी, लेकिन कैसे हुई, कौन थे, वो तो मुझे नहीं पता। आपकी कौन थी? ये मेरी ताई सास थी। कैसे जानकारी हुई कि यहाँ पे मर्डर हुआ है और किस तरह से आप लोगों को? नहीं सर, मर्डर का हमें नहीं पता था। हमारी मदर इन लॉ के पास उनकी बेटी का फ़ोन आया था कि मैं 1.5 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, फ़ोन पिक नहीं कर रही है मेरी मदर, तो आप चाची भेजिए, आंटी भेजिए किसी को और देख कर आइए। तो मैं अपनी बेटी को CMS लेने गई हुई थी। वहाँ पर मदर इन लॉ का फ़ोन आया कि तुम वहाँ से देखती भी आओ, देखो क्यों क्या हुआ है, कोई तबीयत खराब हुई है। जब मैं आई तो ये खुला हुआ था, ऊपर का सीढ़ी का भी खुला हुआ था और फिर वो वाला बंद था, उसको हमने खोला, देखा तो डेड बॉडी पड़ी थी उनकी। आपको कैसे जानकारी हुई जब आप? हमको इन्हीं के थ्रू जानकारी हुई कि जब हम लोग को एक फ्रेंड के यहाँ जाना था तो वो आई नहीं, तो मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि वो सरला भाभी के संग ऐसे ऐसे हो गया है। तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि वो इतनी बोल्ड लेडी थी ना, तो हम लोग सभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनके साथ कभी ऐसा होगा। अच्छा, कौन कौन रहता है घर पे यहाँ पे? कुछ वो अकेले रहती थी, वो उनका बेटा बाहर है, बेटी बाहर है, आती जाती रहते थे वो लोग। अच्छा, आप तो इनके साथ में थे, आपको जानकारी होगी कौन कभी कोई आया जाया करता था, ऐसे कुछ नॉलेज में आपके? सर हम साथ में नहीं रहते थे, लेकिन हाँ रिश्ते में ताई सास है, लेकिन अभी कौन आया कैसे आया वो। सर्वेंट वर्वेंट काम करते? हाँ सर्वेंट्स वगैरह तो काम करती हैं, सर्वेंट करती हैं, और फिर इलेक्ट्रिशियन आने वाले थे, AC खराब था, ये सब तो था ही। अच्छा, तमाम जो हर एंगल से पुलिसकर्मी जांच करेंगे। जिस तरीके से बताया कि यहाँ पे सर्वेंट काम करता था, इलेक्ट्रिशियन आने वाला था, इनका AC खराब था, हो सकता है पुलिस अपनी जांच में उस एंगल को भी लेके आए। फिलहाल यही घर है जो आपको दिखाना चाहेंगे। इसी घर में उस बुजुर्ग महिला की हत्या हुई है और उसके शव अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस जो कर्मी है यहाँ पर मौजूद हैं और DCP भी यहाँ पर जो है पहुंचे थे। जब इनकी हत्या हुई तो हत्यारा जब घर से बाहर निकला तो घर का जो दरवाजा है बाहर से उसको बंद करके निकला। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचा, पुलिस वहां पे पहुंची, देखा कि उनके जो पैर है, पैर में दुपट्टा बंधा हुआ है और गले में अंगोछा बंधा हुआ है। फिलहाल पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। प्रदेश में रेप की वारदातों पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। अब किसी अज्ञात ने उत्तर प्रदेश की बेटी नाम से राजधानी के 1090 चौराहे पर भाजपा को घिरते हुए पोस्टर लगा दिया है। इस पोस्टर में भाजपा को महिला विरोधी लिखा गया है। साथ ही उन घटनाओं का भी जिक्र किया गया है जिसमें भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे थे। इसमें लिखा गया है कि बाबा का बुलडोजर कहां है, बलात्कारियों को संरक्षण और पीड़िता पर राजनीति करना बंद करो। गोरखपुर, उन्नाव, बनारस में कब चलेगा बुलडोजर? हालांकि पोस्टर किसने लगाया ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा नेता पूजा शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बेटी ने पोस्टर लगाया है जिसमें उसने तमाम मुद्दों का जिक्र किया है। कैसे अपराध हो रहा है, NCRB का डाटा क्या कह रहा है, लगातार महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन न्याय और अन्याय की बात वहीं हो रही है जहां भाजपा को लाभ लेना है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा का बुलडोजर सिर्फ उसी तरफ जा रहा है जहां निर्दोष लोग रहते हैं और निर्दोषों को परेशान करना होता है। ये उत्तर प्रदेश की एक बेटी ने पोस्टर लगाया है जिसमें उसने तमाम मुद्दों का जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश में कैसे अपराध हो रहा है, क्या NCRB के डेटा कह रहे हैं, लगातार महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन न्याय और अन्याय की बात वहीं पर हो रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ लेना है। आप ये देखिए कि अभी
गाजीपुर के अंदर 2.5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, कितने दिनों बाद कार्रवाई हुई और क्यों नहीं उस अपराधी के घर पर बुलडोजर चलता है? तमाम जगह जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही वहां पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? बाबा का बुलडोजर सिर्फ उसी तरफ जा रहा है जहां पर निर्दोष लोग रहते हैं, जहां पर निर्दोषों को परेशान करना है, विपक्षियों को परेशान करना है। इनका बुलडोजर चलाने का उद्देश्य न्याय दिलाना नहीं है, इनका बुलडोजर चलाने का उद्देश्य राजनीतिक लाभ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बीती रात भाजपा का झंडा लगी गाड़ी ने कांवड़ियों के जत्थे को टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 किशोरों की मौत के बाद ग्रामीणों ने गणेशा महमूदाबाद मार्ग को जाम कर दिया था। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस बल ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहा था। 2 कांवड़ियों की मौत के बाद पुलिस ने वाहन और चालक को हिरासत में लिया। पुलिस के अधिकारी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सीतापुर में कांवरियों की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने महमूदाबाद रूसा को जाने वाले प्रमुख मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आक्रोशित ग्रामीणों की कई तरह की मांगे हैं। उन लोगों ने पुलिस के अधिकारियों के आने के बाद भी अभी तक रास्ता नहीं खाली किया है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या समस्याएं हैं, किस लिए उन्होंने रास्ते को बंद कर रखा, क्या वजह है। सर, हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, हम रास्ता खाली कर देंगे। क्या मांगे हैं? जो ड्राइवर मौत किया है उसके बदले हमको मौत चाहिए। कितने लोगों की मौत हुई, कैसे क्या हुआ? 2 लोग मरे हैं, 2 लोग मरे हैं, 2 लोग गंभीर हैं। 2 लोग की मौत हो गई, 2 लोग अभी बचने की उम्मीद नहीं है। 4 लोग, 2 लोग कोमा में हैं। 4 लोग की मौत। ऐसी स्थिति में आपका क्या कहना है? हमें ड्राइवर चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे लोग जो बता रहे हैं कि उनको जिस ड्राइवर ने इस घटना को अंजाम दिया है उस ड्राइवर को वो यहाँ बुलाने की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में अब देखना यह होगा कि किस तरह से पुलिस के आला अधिकारी इस मौके पर पहुंच रहे हैं। कई थानों का फोर्स भी मौके पर पहुंच रहा है और किस तरह से इन स्थितियों को पुलिस बल कंट्रोल कर पाता है यह देखने वाली बात होगी। सीतापुर से कैमरा पर्सन मनोज पासवान के साथ दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। और हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें दीपक, अभी तक इस मामले पर क्या अपडेट है? आपको बता दें लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है, हालांकि पुलिस कर्मियों के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया। जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग 3.5 घंटे से रखा है और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एडिशनल एसपी सहित तहसीलदार अधिकारियों मौके पर पहुंच को अभी तक किसी तरह के प्रशासन में सफलता नहीं मिली है। बीती रात भारतीय जनता पार्टी लगी एक गाड़ी ने कांवरियों को जत्थे में टक्कर मार दी थी, जिसमें 4 लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। इसमें एक मौके पर ही मौत हो गई थी, दूसरे की आज लखनऊ में ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हुई। जिसके बाद 100 जब गाँव पहुंचे तो गांव में मच गया और ग्रामीणों ने आक्रोशित को मुंह पर रख दिया और पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगी गाड़ी होने के बाद ग्रामीणों ने दावा किया कि उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता था जिसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसका विरोध रास्ते को जाम कर दिया है। राहगीरों को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने डायवर्जन का विकल्प तो चुना है लेकिन बड़े वाहन नहीं निकल पा रहे, जिससे किलोमीटरों लंबी जाम भी लगी हुई है। पुलिस के हाथ में कंट्रोल में नहीं आई हैं। ऐसे में ग्रामीण अभी भी रोड पर बने हुए हैं। दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें ग्रामीण अभी भी रोड पर बने हुए हैं। हमारे संवाददाता दीपक ने यह अहम अपडेट दिया है। तो पुलिस लगातार ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नवाबगंज स्थित जागेश्वर मंदिर में सोमवार को ऐतिहासिक दंगल का आयोजन हुआ। आपको बता दें दंगल में उन्नाव के जैतीपुर की बुलई मिट्टी से तैयार अखाड़े पर देश के पहलवानों ने अपने दांव पेच दिखाए। जागेश्वर मंदिर में दंगल का इतिहास 300 वर्षों पुराना है। इस अखाड़े में नाना राव पेशवा, चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुष कुश्ती का अभ्यास करने आते थे। दंगल संयोजक जितेंद्र पांडे ने बताया कि इस बार दंगल में 135 पहलवानों ने हिस्सा लिया। दंगल देखने के लिए 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दंगल में 80 से 90 मुकाबले हुए, जिसमें से 15 से 20 मिनट का समय दिया गया। जीतू पांडे ने बताया कि यहाँ के दंगल की शुरुआत 1718 में हुई थी, जिसके बाद से लगातार इसका आयोजन होता रहा है। उनके मुताबिक पूरे प्रदेश में सबसे पहले दंगल जागेश्वर मंदिर में ही होता है, इसी के बाद अन्य जगहों पर आयोजन होते हैं। आज के दंगल में महिला पहलवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दंगल में तमाम जनप्रतिनिधि, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
कानपुर के नवाबगंज स्थित जागेश्वर मंदिर में आज ऐतिहासिक दंगल का आयोजन है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दंगल संयोजक जीतू पांडे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज दंगल का आयोजन है, कितने पहलवान हिस्सा ले रहे हैं, क्या कुछ खास है इसमें? दंगल चालू हो चुका है, 135 पहलवानों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। महिला पहलवान भी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं और पुरुष पहलवान भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। सारे पहलवान अभी लड़ेंगे आपके सामने ही, और यहाँ पर चैलेंजिंग कुश्तियां होती हैं। चैलेंजिंग कुश्तियां पुरुष महिलाओं से भी करेंगी और महिला पुरुष से भी कर सकते हैं, और आपस में बहुत सारी कुश्तियां हो सकता है 80 से 90 मुकाबले हम लोग यहाँ पर करा सकें, क्योंकि हर कुश्ती का 15 से 20 मिनट का समय रखा जाता है। कहाँ से पहलवानों ने हिस्सा लिया, कहाँ से पहलवान आए? पहलवान हमारे यहाँ देश विदेश से आए हैं, नेपाल से भी आए हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, ऐसे करके मतलब प्रदेश के कोने कोने से भी पहलवान हमारे यहाँ आ रहे हैं। दंगल की मिट्टी कुछ खास करी है इस बार आप लोगों ने? जी, इस बार जैतीपुर की ये मिट्टी हम लोगों ने 8 ट्रक मिट्टी मंगाई है। उसमें हम लोगों ने 35 किलो हल्दी, 40 किलो दही, 20 किलो गुड़ और दूध और बेल के रस का और पानी, मीठे बताशे के पानी का मिश्रण, मट्ठे का मिश्रण हम लोगों ने किया है। और मिट्टी अगर आप देखेंगे, खुद छू के अगर आप देखेंगे तो मिट्टी इतनी मुलायम है कि जैसे ही अगर कोई पहलवान इस रिंग पर लड़ता है तो उसको कभी एहसास नहीं होगा कि हम इस मिट्टी पर लड़ रहे हैं। कितने साल पुराना इतिहास है इस दंगल का? इस दंगल का इतिहास 1718 ईस्वी से हमारे पूर्वज, हमारे इतिहासकार लोग हमको बताते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई, नानाराव पेशवा, चंद्रशेखर आजाद आदि लोग, जो बड़े बड़े प्रमुख लोग थे, उस समय से ही यहाँ पर कुश्तियां किया करते थे। इस दंगल का इतिहास लगभग 306 साल पुराना है। तो आपने सुना कि ये जो दंगल का आयोजन हो रहा है, लगभग 306 सालों से लगातार इसका आयोजन होता आ रहा है। इसमें 135 पहलवानों ने हिस्सा लिया है, जिसमें नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों से, तमाम जगहों से पहलवान आए। इसमें महिला पहलवानों ने भी हिस्सा लिया है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। अब अगली खबर का खबर शाहजहांपुर से, जहां के न्यूज परिवार के वरिष्ठ सदस्य शाहजहांपुर के ब्यूरो चीफ रोहित पांडे की पूजनीय माता जी का आज शाम तकरीबन 4 बजे निधन हो गया। आपको बता दें कि रोहित की माता जी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, जिनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा था, लेकिन उनकी माता जी बीमारी से जिंदगी की जंग हार गई और उनका आकस्मिक निधन हो गया, जो कि के न्यूज परिवार के लिए एक निजी क्षति से कम नहीं है। के न्यूज प्रबंध तंत्र और परिवार इस महादुख की कठिन घड़ी में शोक संतृप्त परिवार के साथ खड़ा है। के न्यूज प्रभु से प्रार्थना करता है, के न्यूज परिवार प्रभु से प्रार्थना करता है कि उनकी माता जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। के न्यूज की तरफ से शाहजहांपुर के ब्यूरो चीफ रोहित पांडे की माता जी को विनम्र श्रद्धांजलि। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह ने कायमगंज तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र समेचीपुर, चितार व बेहटा बल्लू गांव का दौरा किया है। डीएम ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात करके उनका हाल चाल भी जाना है, साथ ही समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। डीएम ने पशुओं के टीकाकरण के बारे में जानकारी ली, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों के बारे में जानकारी हासिल की। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर पीलीभीत के पूरनपुर से है, जहां सावन माह में मीट की दुकान खुलने पर अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे पर मीट दुकानदार खिड़की से कूदकर भाग गया। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की सूचना पर पहुंची पुलिस से जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल शासन स्तर से सावन माह में मुख्य सड़कों पर संचालित मीट की दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को स्टेशन चौराहे से माधु टांडा और शेरपुर रोड पर मीट की दुकानों में पीछे से बिक्री किए जाने की जानकारी थी, जिसके बाद संगठन के शिवम भदौरिया, विधि ओम सिंह, उत्कर्ष मिश्रा, हरमीत सिंह आदि कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर हंगामा किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने मीट बेचने वाले और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शहर कोतवाली के चर्चित गुदड़ी बाजार में तिराहे
के हत्याकांड में अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस दौरान कचहरी में बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी तैनात रही। सरकारी वकील के अनुसार इस मामले में 2 अगस्त को अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन 2 पवन कुमार शुक्ला ने इजलास कुरैशी पुत्र इकबाल अफजाल पुत्र इकबाल महाराज पुत्र मेहताब कल्लू उर्फ कलवा पुत्र हाजी अमानत इजहार मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा पुत्र विजय वसीम पुत्र नसरुद्दीन रिजवान पुत्र उस्मान और बदरुद्दीन पुत्र इलाही बख्श और शीबा सिरोही पर लगाए गए आरोपों को सही मानते हुए दोषी करार दिया था। सभी आरोपी जेल में हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। शामली जनपद की सदर कोतवाली पुलिस ने देर रात गोमांस तस्करों से मुठभेड़ की, जिसमें एक आरोपी की गोली लगने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया और एक अन्य आरोपी को घेराबंदी करके पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ जुलाई महीने में गोवंश के नरसंहार के आरोप में मामला दर्ज है। पुलिस ने अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। आपको बता दें कि मामला शामली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव जाल का है। शामली में 27 जुलाई को एक खाल गांव है जहां पे कुछ गोवंश के पशुओं के कटान की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 7 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें 2 अगस्त को 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। कुल 8 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, जिसमें 4 अभियुक्त 2 अगस्त को गिरफ्तार कर लिए गए थे। शेष के लिए टीमें हमारी प्रयासरत थी। इसी बीच में एक जानकारी प्राप्त हुई कि शामली से जो पुराने अभियोग के अभियुक्त हैं वो मेरठ की तरफ जा रहे हैं और किसी घटना को कारित करने में आज भी कोई घटना कारित कर सकते हैं। इस बीच में सिमालका ये बाईपास है जहां पे पुलिस के द्वारा काम्बिंग की गई थी। इसी बीच में एक मोटरसाइकिल पे सवार 2 व्यक्ति मेरठ की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, जिनके साथ पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया और सिमालका बाईपास से करीब 200 मीटर दूर बाएं तरफ खेत में दोनों बदमाश घुसे हैं, वहां से फायरिंग किए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। महिलाओं के अपराध पर हमारी सरकार पूरी तरीके से सख्त है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संकल्पित है। अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार के द्वारा अपराध करने वालों को दंड दिया जाता है। हमारी सरकार महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर किसी प्रकार की नरमी नहीं बरतती, सभी के साथ सख्ती से पेश आती है। ये कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। भूपेंद्र चौधरी आज बाराबंकी में थे और रामनगर की बिंदौरा में भोजपुरी फिल्म पंचायत के आंगन के शुभ मुहूर्त पूजन कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे, राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक समेत अन्य कलाकार मौजूद रहे। महिला संरक्षण को वेब सीरीज का शुभारंभ की पूरी टीम को वेब सीरीज के निर्माण के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ जिन उद्देश्यों के लिए वो इस अभियान पर लगे हैं उन उद्देश्य में पूर्णतः सफल हो। देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो महिलाओं के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हमारी पार्टी और हमारी सरकारें काम कर रही हैं। निश्चित रूप से हम उस अभियान में सफल कर दीजिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के आगरा स्थित ताजमहल के अंदर एक महिला ने भगवा झंडा लहराकर फिर पानी की बोतल खोलकर जल चढ़ा दिया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने पानी को गंगा जल बताया और जलाभिषेक करने की बात कही। उधर घटना की सूचना मिलते ही सीआईएसएफ के जवानों ने महिला को पकड़ लिया। फिलहाल महिला से पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि महिला के अंदर जल चढ़ाने का ये दूसरा मामला है। आज सावन के सोमवार पर एक महिला ताजमहल की छत पर पहुंच गई। पहले तो उसने जल चढ़ाया, फिर छत से ही भगवा कपड़ा लहरा दिया। महिला का नाम मीरा राठौर बताया जा रहा है। वह अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़ी है। मीरा राठौर कुछ दिन पूर्व कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंची थी, हालांकि तब उसे बाहर ही रोक दिया गया था।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक कारोबारी और उसकी पत्नी ने घर में काम करने वाली एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। घर में काम करने वाली नाबालिग लड़की के टीवी और मोबाइल देखने से नाराज होकर उसे सजा देने के इरादे से घर पर बार्बर यानी कि नाई को बुलाकर बर्बरतापूर्वक उसे गंजा कर दिया। जब युवती के परिवार वालों को घटना के बारे में जानकारी मिली तो युवती की मां ने मुरादाबाद के गल शहीद थाने में इस कारोबारी और उसकी पत्नी व बाल काटने वाले नाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये दिनांक 2/8 को थाना गल शहीद से संबंधित एक प्रकरण पुलिस संज्ञान में आया था। इस पर एक साहिबा नाम की महिला जो जनपद शामली की रहने वाली है, उसकी ओर से 112 पर ये सूचना दी गई थी कि उसकी पुत्री जो यहाँ एक अदनान आलम नाम के व्यक्ति हैं, उनके यहाँ रहती है, काम करती है, उसके संग उन्होंने कुछ अभद्रता की है और किसी नाई से उसके सिर के बाल उन्होंने कटवा दिए। इस संबंध में थाना गल शहीद पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें जो आरोपी थे उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की गई। तो देश के बाद फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।